नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टेस्ट 8 लेकर आए हैं, मॉक टेस्ट 8। हम जो यूपी पीसीएस 2017 प्री के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें जो टेस्ट 8 में जो सवाल पूछे गए हैं उससे कुछ सवाल लेकर आए हैं। यहाँ पे हम कुछ सवाल उन सवालों में डिस्कस करेंगे और उस कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, 12 जुलाई से टेस्ट सीरीज चल रही है, आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। 70 डेज प्रोग्राम के तहत हम आपको 50 टेस्ट देंगे, जिसमें 40 मॉड्यूल और 10 फुल लेंथ पेपर होंगे। इसमें जो मॉड्यूल होंगे वो 100 क्वेश्चनों का होगा और जो फुल लेंथ पेपर है वो 150 क्वेश्चन का होगा। कोई भी दोस्त अगर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहता है तो 8317040152 पे कॉल कर सकता है। दोस्तों, मनी बैक गारंटी है। अगर आप टेस्ट देते हैं और उसे हर दिन टेस्ट देते हैं और पास करते हैं और उसके बावजूद भी अगर आप प्री नहीं निकाल पाते हैं तो आपका फीस जो है वो वापस की जाएगी। इसके पीछे एकमात्र कारण ये है कि अगर कोई स्टूडेंट पेपर दे रहा है और सब पास कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मेहनत अपनी तरफ से पूरी कर रहा है, और अगर पेपर नहीं निकाल पा रहा है प्री का तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि हमारे स्टडी मटेरियल में ही कुछ प्रॉब्लम है। इस कारण हम अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पैसा वापस करेंगे। तो दोस्तों, समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र बैंक गवर्नर की बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया? G20 के जो बैठक हुई थी वो वित्त मंत्रियों की बैठक और केंद्र बैंक गवर्नरों की बैठक हुई, वो किस स्थान पे हुआ? ये ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में बहुत आराम से आते हैं, बहुत आते हैं ये ऐसे क्वेश्चन। G20 में जो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी जो बैठकें होती हैं उनके बारे में पूछा जाता है। G20 हो गया, सार्क हो गया, इस तरह से पूछा जाता है। उसको आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। 4 ऑप्शन है। नई दिल्ली है, जिनेवा है, बिडेन जर्मनी में है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी, बिडेन। दोस्तों, अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से निकल के आते हैं। पहला तो ये हो गया कि जो फाइनेंस मिनिस्टरों की जो मीटिंग हुई वो बिडेन जर्मनी में है, वो वहाँ पे हुई G20 की। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा कि क्या इंडिया G20 का सदस्य है? दोस्तों, इंडिया G20 का सदस्य है। G20 दुनिया की जो 20 टॉप लेवल की जो कंट्रीज़ हैं, 20 कंट्रीज़ हैं, उनका एक समूह है जो आर्थिक और बाकी मसलों पर हर साल डिस्कस करती हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया कि बिडेन में मीटिंग हुई फाइनेंस मिनिस्टरों की। दूसरा हो गया इंडिया G20 का सदस्य है। और तीसरा है कि G20 की समिट मीटिंग, मतलब इसमें जिस मीटिंग में सब हर देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने जो भाग लिया उसे समिट कहते हैं। समिट में टॉप लेवल की मीटिंग हुई, वो कहाँ हुई? हैम्बर्ग में हुई। तो दोस्तों, अगर फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग के बारे में पूछा जाए तो बिडेन, और अगर समिट मीटिंग मतलब टॉप लेवल की मीटिंग के बारे में पूछा जाए तो वो हैम्बर्ग भी जर्मनी में ही है, और ये 7 से 8 जुलाई के बीच में हुई। ठीक है दोस्तों, तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बिडेन वाला, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टरों की मीटिंग हुई। दूसरा वाला हैम्बर्ग वाला, जिसमें G20 की समिट मीटिंग हुई। और तीसरा इंडिया G20 का सदस्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों की पेंशन 300 से बढ़ाकर कितने करने का फैसला किया है? एक अच्छा फैसला किया है दोस्तों। दिव्यांगों की पेंशन बढ़ा दी गई है। 300 रुपये से कितना बढ़ाने का फैसला किया गया है? 400, 500, 550, 600। दोस्तों, जो दिव्यांगों को नई पेंशन मिलेगी वो है कुल 500 रुपया। वैसे तो कम है, लेकिन फिर भी एक इंक्रीमेंट है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। टाइम्स पत्रिका द्वारा वर्ष 2017 के लिए जारी विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल भारतीयों के संदर्भ पर विचार कीजिए। टाइम्स मैगजीन हर साल प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची निकालती है, तो इंडिया के संदर्भ में भी पूछ रहे हैं कि इसमें कौन लोग हैं। 4 ऑप्शन इसमें है, इसमें कौन 2 लोग हैं जो 2 नहीं, मतलब इसमें जो कितने लोग हैं जो टाइम्स मैगजीन के प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल है इंडिया के संदर्भ में। 4 ऑप्शन है। नरेंद्र मोदी, विजय शंकर शर्मा, ये पेटीएम के मालिक है विजय शंकर शर्मा, मुकेश अंबानी और तेंदुलकर। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हैं, केवल 3, 2 और 3, 3 और 4, 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों, प्रभावशाली व्यक्तियों की 2017 की सूची में 2 लोगों ने स्थान बनाया है। उसमें पहले हैं हमारे जियो के मालिक मुकेश अंबानी,
और दूसरे हैं पेटीएम के मालिक विजय शंकर शर्मा। इन्होंने पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट अपनी तरक्की की है, जब से नोटबंदी हुई और डिजिटल इंडिया के बारे में कॉन्सेप्ट ज़्यादा मार्केट में आया है, मोदी जी इसको जब बढ़ावा दे रहे हैं। तो पेटीएम जैसे जो पेमेंट बैंक हैं, या पेमेंट बैंक तो नहीं कह सकता, पेमेंट पोर्टल्स हैं, उनमें उनकी बहुत तरक्की हो रही है। तो 2 ऑप्शन हैं, विजय शंकर शर्मा पेटीएम और मुकेश अंबानी जियो और रिलायंस के मालिक। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, आयकर विभाग ने कर अदा न करने वालों की सूची करने वालों की जांच करने के लिए निम्नलिखित कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। आयकर विभाग ने कर अदा न करने वालों की जांच करने के लिए, मतलब टैक्स लोग टैक्स नहीं पे करते हैं, उनकी जांच करने के लिए एक पोर्टल बनाया है। उसका नाम क्या है? अनर्थ ब्लैक मनी, ऑपरेशन क्लीन मनी, फ्लो व्हाइट मनी या एंटी ब्लैक मनी। तो दोस्तों, जो आयकर विभाग, इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स ना पे करने वालों के लिए जो एक पोर्टल बनाया है, उसको बोलते हैं ऑपरेशन क्लीन मनी। ये याद कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ऑपरेशन क्लीन मनी, कंफ्यूज मत होइएगा। अंतर्राज्यीय परिषद की 11वीं स्थायी समिति की बैठक का आयोजन 9 अप्रैल को किया गया। अंतर्राज्यीय इंटरस्टेट काउंसिल की 11वीं स्थायी समिति की बैठक का आयोजन 9 अप्रैल को किया गया। केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के संदर्भ में गठित किस आयोग की अनुशंसाओं को इस बैठक में विचारणीय किया गया। 9 अप्रैल को इंटर स्टेट काउंसिल का, अंतर्राज्यीय परिषद का मीटिंग होती है और इसमें केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में एक आयोग है, उसके अनुशंसाओं को, रिकमेंडेशन को डिस्कस किया गया। किस आयोग के रिकमेंडेशन को डिस्कस किया गया, यह सवाल पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास सरकारिया आयोग, कटारिया आयोग, मुदलियर आयोग या एमएम पंछी आयोग। दोस्तों, आंसर है डी, एमएम पंछी आयोग। दोस्तों, एमएम पंछी साहब, मदन मोहन पंछी साहब हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और सन 2007 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो इंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में, मतलब कि सरकारों के बीच विभिन्न स्तरों पे आपस में क्या संबंध हैं और उस पर कैसे सुधार किया जा सकता है, इसके लिए एक कमेटी या एक आयोग बनाया गया, कमीशन बनाया गया। इसको अध्यक्षता की एमएम पंछी साहब ने, और इन्होंने सन 2010 में अपनी रिपोर्ट चिदम्बरम साहब को सबमिट कर दी थी। तो एमएम पंछी साहब फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने रिकमेंडेशन दी और उस रिकमेंडेशन को इस बार अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक जो हुई थी उसमें डिस्कस किया गया। तो इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ हवाई सेवा समझौता ASA पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की गई है। 4 ऑप्शन है, वियतनाम, जॉर्जिया, कंबोडिया, मैक्सिको। दोस्तों, सवाल है कि इंडिया ने किसी एक कंट्री के साथ एक हवाई सेवा समझौता किया है, उसको मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने, तो वो कौन सा देश है? वियतनाम, जॉर्जिया, कंबोडिया, मैक्सिको। तो दोस्तों, आंसर है इसका जॉर्जिया। जॉर्जिया एक छोटा सा कंट्री है एशिया और यूरोप के बीच में। ये देखिए, फोटो भी इसकी बनाई हुई है मैंने। ये छोटा सा कंट्री है जॉर्जिया, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में, टर्की के पास में यहाँ पर है ये। तो इसमें अब इंडिया और जॉर्जिया के बीच हवाई सेवा शुरू हो गई है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देसी रियासत का विलय जनमत संग्रह द्वारा किया गया? ये थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि जो विलय हुए हैं देसी रियासतों के आज़ादी के बाद, उनमें से किस देसी रियासत का जो विलय हुआ वो इंडिया में, वो जनमत संग्रह के हिसाब से हुआ। प्लेबिसाइट की इंग्लिश में कहा जाता है कि माध्यम से वो देसी रियासत हिंदुस्तान में मिली। 4 ऑप्शन है, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर। तो दोस्तों, आंसर है जूनागढ़। जूनागढ़ का जो शासक था एक मुस्लिम नवाब थे। जब 1947 में जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, इन्होंने कहा कि हम अलग रहना पसंद करेंगे, हम ना इंडिया में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे, और इन्होंने जो ट्रीटी साइन नहीं की थी।
इसी बीच में हुआ क्या दोस्तों, जो जूनागढ़ है उसका शासक तो मुस्लिम है, लेकिन वहाँ की जो जनसंख्या थी वो हिंदू थी, और जो वहाँ की जनसंख्या इंडिया से मिलना चाहती थी। लेकिन जो जूनागढ़ के नवाब थे वो, उनका थोड़ा इंटरेस्ट पाकिस्तान के प्रति ज़्यादा पैदा हो गया था, और वो वहाँ पे उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दी थी पाकिस्तान से। और जिन्ना ने थोड़ा सा यहाँ पे जूनागढ़ के मैटर में इंटरेस्ट शो किया था, और यही कारण था कि जो पटेल साहब थे बाद में उन्होंने जम्मू कश्मीर और हैदराबाद के लिए जो सख्त कदम उठाए, वो उसके पीछे यही कारण था। जूनागढ़ में जो जिन्ना साहब का जो इंटरेस्ट था, उसके रिस्पांस में पटेल साहब ने हैदराबाद और हैदराबाद खासकर के लिए काफ़ी इंटरेस्ट शो किया था। तो दोस्तों, जो जूनागढ़ के जो नवाब थे, इनके बारे में बड़ा फेमस था कि उन्हें अपने कुत्तों से बहुत प्यार था, और जब वो भागे तो अपने साथ अपने परिवार या अपने बच्चों को लेकर नहीं भागे, वो अपने साथ अपने कुत्तों को लेकर भागे। तो हुआ क्या कि दोस्तों, जब विद्रोह हुआ वहाँ के जो वहाँ की जनता ने किया, तो जूनागढ़ जो गुजरात में है के आसपास है, तो वो छोटी सी रियासत है, तो इंडिया ने चारों तरफ से उनकी बॉर्डर सीज कर दिया। अब कोई भी सामान आ जा नहीं पा रहा था, इस कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई जूनागढ़ को, और जल्द ही जूनागढ़ ने सरेंडर कर दिया, नवाब भाग गए पाकिस्तान। और बाद में इंडियन गवर्नमेंट वहाँ जब आई, इंडियन आर्मी आई, और उन्हें वहाँ जनमत संग्रह कराया कि भैया क्या आप इंडिया में मिलना चाहते हो कि नहीं मिलना चाहते हो। जनमत संग्रह होता है, और वो उसके बाद जूनागढ़ हिंदुस्तान में मिल गया। जम्मू कश्मीर के बारे में पता ही है कि हरि सिंह साहब ने इंडिया से ट्रीटी साइन की थी, और हैदराबाद में मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन पोलो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद हैदराबाद को देश हिंदुस्तान में मिलाया गया। मैसूर तो आराम से मिल गया था, वाडियार वंश के लोग वहाँ पे थे और उन्हें साइन कर दी थी ट्रीटी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्यों के गठन के समय से निम्नलिखित राज्यों को सही क्रम में लिखें, मतलब कौन सा राज्य पहले आया बना और बाद में कौन सा आया, क्रम उसका लिखना है। 4 ऑप्शन है, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन है 1 2 4 3 3 4 1 2 1 2 3 4 4 1 3 2। तो दोस्तों इसका आंसर है C 1 2 3 4। पहले गुजरात आया, फिर नागालैंड आया, फिर हरियाणा बना, फिर हिमाचल प्रदेश बना। गुजरात 1960 में बनता है मुंबई से अलग होके। नागालैंड 1963 में बनता है, नागा आंदोलन हुआ आसाम से अलग होके। हरियाणा पंजाब पेप्सू से अलग होकर 1966 में बनता है, और हिमाचल प्रदेश 1971 में बनता है। दोस्तों इस क्रम को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस जो और भी जो स्टेट्स बने हैं उनके डेट भी याद कर लीजिएगा। सबसे पहले जो स्टेट बना वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश 1953 में बना। भारत सरकार निम्न में से किस आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। दोस्तों इंडियन सिटीजनशिप किसी व्यक्ति के पास है, चाहे वो पैदा हुआ हो देश में या उसने एक्वायर की हो, मतलब ली हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन से या देशीकरण से या किसी और माध्यम से। कहते हैं कि भारत सरकार किस माध्यम से उसकी नागरिकता से उसको वंचित कर सकती है। 4-5 कारण हैं, आपको बताना है कि वो कौन से कारण हैं, किस माध्यम से वो वंचित कर सकती है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, 5 ऑप्शन दिए हैं, हमें पता लगाना है। पहला है संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, और 5वां स्टेटमेंट है लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर। दोस्तों ये 5 स्टेटमेंट हैं और ये 5 ही तरीके हैं जिसके माध्यम से भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित रख सकती है। मतलब अगर आपने संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाई तो आपको भारतीय सिटीजनशिप से हाथ धोना पड़ेगा। युद्ध काल में आपने अपने शत्रु की मदद की तो उसको आपको अलग कर दिया जाएगा। अगर आपने पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन देशीकरण के माध्यम से नागरिकता हासिल की है और उस 5 साल के अंदर आपको कहीं किसी और देश में गए, जैसे मान लीजिए आप अरब कंट्री में गए और वहाँ पे कुछ आपने क्राइम किया और 2 साल की सज़ा मिल जाती है, तो आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर दिया जाएगा।
अगर कोई भारतीय स्त्री है वो विदेशी किसी पुरुष से शादी कर लेती है तो उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, मतलब सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, या लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर है तो उसका इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। तो ये 5 तरीके हैं जिसके माध्यम से भारत सरकार किसी भी व्यक्ति की नागरिकता खत्म कर सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल अधिकार का सबसे पहले विकास किस देश में हुआ? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, स्पेन। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट का सबसे पहले विकास किस देश में हुआ? दोस्तों सबसे पहला जो विकास हुआ वो हुआ ब्रिटेन में। ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा 1215 में हस्ताक्षरित अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज है। दोस्तों 1215 में, मतलब 800 साल पहले की बात है, जो ब्रिटिश सम्राट थे जॉन, उन्होंने एक अधिकार पत्र बनाया और उसमें सबसे पहले मूल अधिकार के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, ये देखा गया कि यूरोपियन कंट्रीज थी जैसे कि ब्रिटेन या फ्रांस, ये अपने मूल अधिकार को लेकर बहुत ही सचेत थी। फ्रांस की हालत तो ये थी कि वो अपने मूल अधिकार के लेकर इतना ज़्यादा सचेत थी कि जब लुई 16 ने थोड़ा सा मूल अधिकार को मतलब ख़त्म करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ विद्रोह हुआ और उनको सरेआम फांसी लगा दी गई। तो जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो मूल अधिकार को लेकर बहुत सचेत थी और यही कॉन्सेप्ट धीरे से जाके पहुंचा अमेरिका, और सबसे पहले अमेरिका कंट्री थी जिसने अपने संविधान में मूल अधिकार को जोड़ा, मतलब उसमें उनके लिखित रूप में जुड़ा हुआ है उनके संविधान में। अब इंडिया ने जो मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट लिया है वो सबसे वो लिया है ब्रिटेन से। अब देखिए, सॉरी, अमेरिका से। अब आपके पास 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि इंडिया ने किससे इंस्पायर्ड होकर मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट लिया है, तो वो है अमेरिका। और सबसे पहले मूल अधिकार किस देश में विकसित हुआ, तो वो है ब्रिटेन। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ भूलेंगे नहीं। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने बनाए। कुछ दोस्तों को ये शिकायत रहती है कि वीडियो छोटा है, 10-12 क्वेश्चन पूछते हैं। दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि YouTube में बड़े वीडियोस को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है, और अगर मैं 1 घंटे का वीडियो बना दूं तो लोग उसको वो इतना पसंद नहीं करेंगे। ये मेरा अनुभव रहा है YouTube के ऊपर से, इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना के लेकर आता हूँ। किसी भी दोस्त को अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो मुझे फ़ोन कर सकता है या मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। इस वीडियो की PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी। कोई व्यक्ति टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमें 8317040152 पे कॉल कर सकता है और टेस्ट सीरीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकता है। दोस्तों मैं कल एक फिर नया वीडियो लेकर आऊँगा, टेस्ट 9 लेकर आएंगे और फिर नए कुछ कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस करेंगे और अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे। ओके दोस्तों, गुड बाय।